गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट 7 कर रहे थे। बी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किया था कल एंड उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कंसेप्ट हम कर चुके थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपकी आज जो सेकेंड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है, दैट इज़ द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 के, वो अपनी रिएक्टिविटी है वो कैसे उनकी होती है, किस किस जो अदर कंपाउंड है या एलिमेंट है उनके साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे, या यू कैन से किस टाइप की कंपाउंड फॉर्मेशन जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपके पास आता है ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल का जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लास 11th में 9th यूनिट में हाइड्रोजन चैप्टर में आप ये चीज़ पढ़ के आए हो। ठीक है, अब हमें पता है कि आपके पास ग्रुप जो 15 है उसमें आपके पास 5 एलिमेंट होते हैं बेसिकली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, तो वो आपके पास सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना, वो वोलेटाइल टाइप के आपके पास ट्राई हाइड्राइड्स बनाएंगे, मींस कोई EH3 टाइप का। लेकिन जो भी हाइड्राइड बनेगा वो किस टाइप का होगा, किस नेचर का होगा, वोलेटाइल नेचर का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका H तो हाइड्रोजन को डेजिग्नेट कर रहा है, E आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 15 के किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनते हैं, दैट इज़ अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबिन एंड बिस्मुटिन। ठीक है, तो ये आपके पास हैं हाइड्राइड्स जो बेसिकली बनाते हैं EH3 टाइप के बनाते हैं। अब सबसे मेन बात ये आती है, आपके पास हाइड्राइड्स में से CBSE बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से देखो आप। ठीक है, अब EH3 टाइप के तो हाइड्राइड बना दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। इन्होंने बोला हुआ है आपके पास कुछ लाइटर एलिमेंट है जो अदर टाइप के हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। जैसे सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा है ग्रुप 15 में, आपके पास नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजीन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, NH2 N2H4। मतलब जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, और जो नाइट्रोजन है वो आपके पास क्या बनाते हैं, E2H4 टाइप के भी हाइड्राइड्स आपके फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन आपके पास एक स्पेशल टाइप का हाइड्राइड बनाता है जिसको आप नाइट्राइड आयन बोलते हो, HN3, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजोइक एसिड, और इसमें N3 मीन्स नाइट्राइड आयन की फॉर्म में नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का आपके पास डिफरेंट टाइप के बनाता है। उसके बाद EH3 टाइप का जो आपके पास हाइड्राइड है, वो हर एक जो एलिमेंट है ग्रुप 15 का, वो हर एक एलिमेंट EH3 टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करता है। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट आती है कि हमने जो ये हाइड्राइड्स हैं इनकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए इस चीज़ का प्रिपरेशन में। सबसे पहली बात आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड। आपके पास कोई नाइट्राइड हो, कोई फॉस्फाइड हो, ठीक है, मतलब जब भी आपके पास कोई कंपाउंड हो, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ग्रुप 15 का, उसका किसी मेटल के साथ, तो उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो या जब उसको एसिड के साथ आप रिएक्ट कराते हो, तब वहाँ से हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है वो एक बार देख लो। ये बाइनरी मेटल कंपाउंड है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड की इसने बात की है। जब भी हम मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, या तो आप वाटर से करोगे या उसकी डाइल्यूट एसिड से आप करते हो, तो वहाँ से हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन साथ में आपके पास क्या बनता है, हाइड्राइड्स बनते हैं ग्रुप 15 के। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड की इसने बात की है तो यहाँ से फॉस्फीन जनरेट हुई, मैग्नीशियम स्टिबाइड की इसने बात की है तो यहाँ से आपकी स्टिबीन जनरेट हुई। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास है, तो इस चीज़ को याद रखना। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड आते हैं आपका बाय रिडक्शन ऑफ ट्राईक्लोराइड्स। कि आपके पास कोई भी ट्राईक्लोराइड है आपके पास, जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो, जब आप उसकी रिडक्शन कराते हो, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे मैंने आपको बताए थे 11th में, ऑर्गेनिक हमने की थी तब, डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़े थे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि बिस्मिथ को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास जो ट्राईक्लोराइड्स हैं उसकी जब हम रिडक्शन कराते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो दे कैन फॉर्म द हाइड्राइड्स। ठीक
ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। हाइड्राइड्स ES3 टाइप का मेन हाइड्राइड है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हाइड्राइड आपके पास अमोनिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, ठीक है। यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइड्राइड्स 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन होगी वो इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप की होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये हमें पता है, ये वसैपर थ्योरी आपने की हुई है, वसैपर थ्योरी 4th यूनिट जो आपने 11th में की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे आप जब वसैपर थ्योरी का यूज़ करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे वहाँ पे 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिसमें 1 लॉन पेयर होता है और 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अल्टीमेटली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी होती है, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होने की वजह से स्ट्रक्चर आपका क्या आ जाता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। एंड वसैपर थ्योरी के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल शेप होगी। टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाता है, और अमोनिया के केस में ये हो जाता है 107.8 डिग्री, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर एंड रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। क्योंकि हम वसैपर थ्योरी से पढ़ के आए हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो आप एक बार यहाँ से इन सभी हाइड्राइड्स को देखो, हाइड्राइड्स की ज्योमेट्री हमने फाइंड आउट कर ली। आप चेकआउट करोगे कि जो बॉन्ड एंगल है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली एज वी मूव डाउन द ग्रुप, या व्हाट इज़ द ट्रेंड इन बॉन्ड एंगल, या अरेंज द हाइड्राइड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ये आपने यहाँ से, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को आपने करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, बॉन्ड एंगल का डिक्रीज आपके पास होगा क्यों, जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो जो साइज़ है नाइट्रोजन से बिस्मथ का, वो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आपके पास अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमें पता है, हम ये चीज़ पढ़ के आए, डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे ही आपके पास जो बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर होंगे, बड़ा साइज़ हो गया, साइज़ बड़ा होने की वजह से ऑटोमेटिकली है कि जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक दूसरे से दूर प्रेजेंट होंगे। दूर प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में जो रिपल्शन है बिटवीन लॉन पेयर एंड, जो आप बोलोगे बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, वो रिपल्शन क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। रिपल्शन कम होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो इसको आपने याद रखना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, अमोनिया में होता है, और सबसे कम आपका किस में होता है, बिस्मथ हाइड्राइड में होता है, ठीक है। ये रिपल्शन का कंसेप्ट है कि जो आपके पास रिपल्शन है वो अल्टीमेटली आपकी अमोनिया के केस में रिपल्शन आपकी बॉन्ड पेयर में थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज़, उनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से वो एक दूसरे से थोड़े से फार पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिस्मथ के केस में आपके पास जो रिपल्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोजली लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं हाइड्राइड्स की। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने करनी है बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो यहाँ पे, ये देखो ग्राफ से ही आप इस चीज़ को समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फीन एंड जो आपके पास ये आर्सीन यहाँ पे दिया हुआ है, और जो आपके पास स्टीबीन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा ये जाता है कि ये जो ट्रेंड है कि यहाँ पे जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से ज़्यादा हुआ है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वंडर वॉल फोर्सेस के अकॉर्डिंग, दूसरा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग,
ठीक है। यदि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो अमोनिया है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसका मीनिंग क्या, कि इसका मीनिंग आपके पास की जो अमोनिया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यदि हम वंडर वॉल फोर्सेस की बात करते हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट SbS3 का होना चाहिए, या Bi जो S3 है बिस्मथ हाइड्राइड उसका होना चाहिए। क्यों? वंडर वॉल फोर्सेस आपकी अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? सरफेस एरिया के ऊपर। एंड साइज़ सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा आपके पास बिस्मथ का होता है, जिसकी वजह से साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि उसका जो वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होंगी। ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट को यदि हम इंक्लूड करते हैं तो आपके पास ट्रेंड कुछ इसी टाइप से निकल के आता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो सबसे पहली बात इसने कहा है कि वेरिएशन बॉइलिंग पॉइंट पे आप दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडर वॉल फोर्सेस के अकॉर्डिंग। यदि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होना चाहिए? NH3 का। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जब भी आप क्या करते हो बिस्मथ से जो फॉस्फीन है उससे बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ मूव करते हो तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से मैंने अभी बताया वंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीज़ होंगी। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ होगा फ्रॉम फॉस्फीन टू बिस्मथ हाइड्राइड। ठीक है। लेकिन जो ये ट्रेंड आता है इस चीज़ को आप समझो कि ऐसा क्यों हुआ कि जो फॉस्फीन और जो आपके पास आर्सेनिक का हाइड्राइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ NH3 से। देखो अमोनिया में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास स्ट्रॉन्ग है एज यदि हम कंपेयर करें उसको विद फॉस्फीन और आर्सेनिक हाइड्राइड, उसकी वंडर वॉल फोर्सेस से यदि हम कंपेयर करें तो जो अमोनिया में एक एडिशनल आपके पास आ जाती है। हालांकि इसका साइज छोटा है, वंडर वॉल फोर्सेस आपकी वीक है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा हो जाता है। और ये रेगुलर ट्रेंड अब जो एंटीमनी का हाइड्राइड है और जो बिस्मथ का हाइड्राइड है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, जहाँ पे आपका जो वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं यदि हम कंपेयर करें उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अमोनिया के साथ। ठीक है। तो इस वजह से जो ये ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का वो आपके पास ये निकल के आता है हाइड्राइड्स का। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। सेकंड थिंग हम यहाँ पे मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे देखो आपका ट्रेंड दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होता है? आपके पास अमोनिया का होता है। ये हुआ आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि आपके पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे से आपका जुड़ा रहता है। ठीक है। लेकिन आपके पास यदि हम अदर हाइड्राइड्स की बात करें तो दूसरे कोई भी हाइड्राइड आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अमोनिया के कंपेयर में आपका सबसे कम हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो ट्रेंड है वो कुछ इस टाइप से आता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो जो अमोनिया है वो तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। तो इसका मीनिंग क्या? अमोनिया वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन अदर जो भी हाइड्राइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो वाटर में क्या होंगे? आपके इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है। तो यदि नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी का। यदि आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है आपके पास? कि यदि आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो जो आपके पास बिस्मथ का हाइड्राइड है वो उसकी आपके पास डिसोशिएशन हो जाएगी। एक तरह से ये मीनिंग होता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है। तो कहने का मीनिंग है अमोनिया सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो रेगुलर डिक्रीज़ है ये किस वजह से आया? क्योंकि आपके पास जो साइज़ है नाइट्रोजन से बिस्मथ वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होगा। एंड यदि आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो जो बिस्मथ हाइड्राइड है उसको ब्रेक करना आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके पास ईजी हो जाएगा। बिस्मथ हाइड्राइड आपके पास लेस स्टेबल होता है, और इसने दिया हुआ है कि इतना अनस्टेबल होता है कि इसकी जो लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ है, वो 20 मिनट्स ही होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ठीक है। और इसका रीज़न सिर्फ एक है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके रिड्यूसिंग करैक्टर की। यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। रिड्यूसिंग करैक्टर आपके पास बोला जाता है कि यदि आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप तो रिड्यूसिंग करैक्टर आपका कॉन्टीन्यूसली क्या होता है? आपका इंक्रीज़ होता है।
अब सबसे पहली बात तो आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग करैक्टर आपके पास होता क्या है। रिड्यूसिंग करैक्टर होता है आप जो हाइड्राइड है वो अपने में से हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट लगता है, डाउन द ग्रुप आपने मूव किया, हाइड्राइड्स के केस में साइज इंक्रीज हुआ, जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हुई बिटवीन बिस्मथ एंड हाइड्रोजन या बिटवीन सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन वो भी इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने की वजह से फिर यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है भाई, जो बिस्मथ और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा हुई, मीन्स वहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना ईजी, बॉन्ड ब्रेक करना इजी तो हाइड्रोजन को निकालना इजी, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करैक्टर किसका होगा आपके पास, बिस्मथ हाइड्राइड का। तो इस ट्रेंड को आपने याद रखना है, जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेसिक नेचर का। अब देखो बेटा बेस क्या होते हैं, व्हाट आर लुईस बेस। लुईस बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। अब हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स के केस में हमने यहाँ से स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक क्या प्रेजेंट होता है, एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से मीन्स दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो इनके पास बेसिक करैक्टर आ जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ बेसिक करैक्टर इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ओके। तो ये आपने यहाँ से अपने माइंड में रखना है कि जैसे ही आप क्या करते हो, आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो बेसिक करैक्टर आपका डिक्रीज़ होता है। ये डिक्रीज़ किस वजह से आया, इस चीज़ का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका साइज़ बड़ा होने की वजह से वहाँ से क्या होगा कि जो लॉन पेयर प्रेजेंट है बिस्मथ में वो एक लार्ज एरिया में आपका फैल जाएगा, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर ऑन बिस्मथ डिक्रीज़, ठीक है। वो डिक्रीज़ होगी, साइज़ का कंसेप्ट वहाँ पे आप लगाओगे उसकी वजह से। और जैसे ही आपके पास लॉन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो वीक हो जाएगी, उसी हिसाब से आपका जो नेचर है हाइड्राइड का वो आपका एक्ट करेगा एज अ वीक बेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास क्या होगा यहाँ पे, अमोनिया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो ये कंसेप्ट आपका लिखा हुआ है ये इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, तो इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो हाई टेम्परेचर कंडीशन पे अमोनिया जो कॉपर ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके कॉपर में कन्वर्ट कर देती है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद अमोनिया आपका प्रोड्यूस होता है कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, ओके। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जब भी आपका कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं, अब हमें पता है नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी -3 से लेके +5 तक हर एक टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करता है, ठीक है। तो छोटा साइज़ होने की वजह से उसकी पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग भी आपके पास स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स होते हैं ग्रुप 15 के, वो कोई भी आपके पास पी पाई बॉन्डिंग आपकी शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मीनिंग है कि जो नाइट्रोजन है वो तो बहुत ज़्यादा टाइप के आपके पास ऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं वो करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों आया, ये स्मॉल साइज़ की वजह से आया कि नाइट्रोजन का साइज़ होता है स्मॉल, ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन का साइज़ भी स्मॉल होता है, दोनों एक दूसरे के साथ आपकी पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम ऑक्साइड की बात करें नाइट्रोजन के, तो 5 ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +5 तक रहती है, ठीक है। लेकिन अदर एलिमेंट्स आपके ऑक्साइड बनाते हैं या तो +3 में या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपके पास दिखाया हुआ है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, पांचों टाइप के ऑक्साइड बनाता है +1 to +5। फॉस्फोरस आपके 3 टाइप के बनाता है, आर्सेनिक के दिए हुए हैं। एंड जो बिस्मथ है वो सिर्फ एक टाइप का ऑक्साइड बनाता है, वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देखें। अब हमें पता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आपके पास नॉन मेटल होती हैं, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, और बिस्मथ आपके पास क्या होती है, मेटल होती है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप
जो ऑक्साइड होते हैं आपके पास नॉन मेटल के, वो एसिडिक नेचर के होते हैं जनरली, ठीक है। जब आप मेटलॉइड्स के ऑक्साइड की बात करते हो तो वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो आपके पास ऑक्साइड होते हैं मेटल के, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ से इन पॉइंट्स को आपने ज़रूर याद रखना है कि डाउन द ग्रुप यदि आप मूव करते हो ऑक्साइड्स के केस में, तो जो बेसिक करैक्टर है वो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ठीक है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ बेसिक करैक्टर इन ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, तो डाउन द ग्रुप व्हेन यू मूव द बेसिक करैक्टर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ से आपने याद रखना है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जो एसिडिक करैक्टर है वो उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी है आपका, जितनी ज़्यादा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बता रखी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, जो आपकी +5 की सबसे ज़्यादा होती है और N2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट इन्होंने बोला हुआ है कि ये तो न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ यहाँ से एक ही चीज़ याद रखनी है कि ऑक्साइड किस टाइप के बनते हैं, ठीक है, ये किस टाइप के बनते हैं, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं। सेकंड थिंग, यदि आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो एसिडिक या बेसिक करैक्टर पे आपका क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। भाई जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो हैलोजन के साथ कंबाइन करके किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हैलाइड्स बनते हैं, एक तो बनते हैं आपके पास ट्राई हैलाइड्स EX3 टाइप के, एक आपके बनते हैं पेंटा हैलाइड्स EX5 के। यहाँ पे E आपका कोई भी एलिमेंट है। यदि आप ट्राई हैलाइड्स की बात करते हो तो कुछ इस टाइप के NF3, ये सारे के सारे दिखा रखे हैं NCl3, ठीक है। यदि आप बात करते हो पेंटा हैलाइड्स की तो वो आपके पास EX5 के, मीन्स जैसे आपका PCl5 होता है। लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज होगा आपका कि नाइट्रोजन आपका पेंटा हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं करता, क्यों नहीं करता, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। सबसे पहली बात, यदि हम ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं तो EX3 टाइप के होंगे, X यहाँ पे आपकी होती हैं हैलोजन्स, E आपके एलिमेंट होते हैं ग्रुप 15 के, ठीक है। जैसे हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया था, सेम वेसेपर थ्योरी का यूज़ करके आप यहाँ से जो हैलाइड्स है उनका स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। वही होएगा आपके पास पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, 4 यहाँ पे आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जिसमें एक लोन पेयर होगा, 3 आपके पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल ना रह के डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि यदि आप ट्राई हैलाइड्स की बात करते हो तो फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ही आपके पास हैलाइड्स के केस में साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वहाँ से बॉन्ड एंगल भी आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे आपका फिर से वही कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से जो आपके पास बॉन्ड पेयर हैं वो एक दूसरे से थोड़े से दूर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होती है। रिपल्शन कम होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है।